नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCS से बस्ती में। मित्रों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। जिन अध्यायों को हम लोगों ने डिटेल वीडियो पढ़ लिया है उसके हम लोग अब क्वेश्चंस फॉर्मेट में देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे एग्जाम में आते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की कक्षाएं देखी थी और लास्ट जो कक्षा हम क्लास हुई थी हम लोगों की वो पॉलिटिकल साइंस पे थी, जिसमें विधायिका के से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इसी क्रम में विधायिका के अगले क्वेश्चन की जो द्वितीय सीरीज़ है इसमें हम लोग आ रहे हैं और इसकी भी जैसे न्यायपालिका की 4 सीरीज़ में हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया था, उसी तरह से हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की विधायिका से संबंधित जो टॉपिक है इसके भी प्रश्नों को लगभग 4-5 या 3 जितने भी हो पाएंगे उतनी सीरीजों के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपकी कॉन्सेप्ट पर एक अच्छी पकड़ सब्जेक्ट पर हो रही होगी। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे और इसी तरह से दोस्तों खूब मेहनत करते रहिए और जिससे कि हम लोग सक्सेस की तरफ आसानी से पहुंच सकें। आइए दोस्तों सीधे अपने प्रश्न पे आते हैं और आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं विधायिका के प्रश्नों के साथ। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर दिवस अधिनियम, दिवस नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ द्विसदनीय होना चाहिए। भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर दिवस अधिनियम विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो गया है दोस्तों, द्वितीय सदन होना चाहिए, द्विसदनीय विधायिका होना चाहिए। द्विसदनीय यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो गया है, द्विसदनीय विधायिका होना चाहिए, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी 2 सदन है हमारे, कहाँ पर? केंद्रीय स्तर पर, यानी कि एक आपका लोकसभा है दोस्तों और दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो यही हो गया, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। आगे कह रहे हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अब द्विसदनीय व्यवस्था की गई है उसमें से राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी स्टेटमेंट इसके कौन से सही हैं जो कि राज्यसभा से संबंधित। ठीक है, सॉरी सही नहीं है ये पूछा है, यानी राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। नहीं आपको बताना है, तो नहीं में आप देख रहे हैं नहीं में क्या होगा, यानी राज्यसभा के बारे में कोई 4 बातें बताई गई होंगी जो कि सही होंगी, एक बात कोई सही नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्या बातें बताई गई हैं। पहला कह रहा है, इसके प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या 4थी अनुसूची में दर्ज है। इसके प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या 4थी अनुसूची में दर्ज है। तो बताइए सही है या गलत है दोस्तों। मैं आपको डायरेक्ट जवाब नहीं दूंगा, थोड़ा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा कह रहा है, इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। क्या स्टेटमेंट सही है? कोई एक गलत बताना है दोस्तों, यानी कि आपको बाकी 3 सही होंगे, कोई एक ढूंढना है जो कि गलत है। तीसरा कह रहा है, इसके सभापति का निर्वाचन सदस्यों में से होता है। और चौथा ऑप्शन आपका है, यह 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो जवाब आपका आ गया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों। चलिए मैं आपको आंसर देता हूं। पहला जो कह रहा है स्टेटमेंट, इसके प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या 4थी अनुसूची में दर्ज है, बिल्कुल सही कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों के बारे में जो भी यानी जो एक तरह से राज्यसभा के सदस्यों के बारे में 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों की कितने सदस्य होंगे राज्यसभा में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया है। दूसरा कह रहा है, इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। बिल्कुल भाई साहब, विधानसभा के सदस्य ही, उस राज्य के विधानसभा के सदस्य ही अपने राज्य के जितनी भी सीटें निर्धारित की गई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की 31 सीटें निर्धारित की गई हैं, आपकी 31 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, तो 31 सदस्यों का निर्वाचन हमारी जो 403 सदस्यीय विधानसभा है उनके माध्यम से ये किया जाता है। हालांकि ये जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो इन्हीं के द्वारा सीधे तौर पे की जाती है। और 12 सदस्यों का जानते ही आप राज्यसभा में जो है निर्वाचन किया जाता है। बहरहाल ये बात यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करनी है आपको
कि वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उसका इससे कोई असर नहीं पड़ता है। राज्यसभा में 238 राज्यों की जो प्रतिनिधित्व जाता है 238 सदस्यों का, तो वो 238 सदस्य आपके सीधे सीधे राज्यों से निर्वाचित होकर के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं। तो 31 सीटों का सीधा सीधा जो चयन हो जाएगा दोस्तों, वो किससे होगा? यही जो 403 सदस्य जो विधानसभा के हैं वही चुनाव कर लेते हैं अपने सदस्यों का। चलिए, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तीसरा कह रहा है इसके सभापति का निर्वाचन सदस्यों में से होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति जो है क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? राज्यसभा के। तो यहाँ पे कह रहा है कि, और जो कि देखिए उपराष्ट्रपति का जो है अलग निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का अलग निर्वाचन होता है, और सभी राज्यसभा के सदस्यों का अलग निर्वाचन होता है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। और जबकि कह रहा है यहाँ पर राज्यसभा के बारे में कह रहा है तो निर्वाचन सदस्यों में से होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, उनके सदस्यों में से नहीं होता है, बल्कि जो है आपका जो उपराष्ट्रपति का मैंने चुनाव बताया इनके द्वारा होता है, न कि सदस्यों में से होता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक का होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए, तो ये गलत हो गया, त्रुटिपूर्ण हो गया। और ये कह रहा है चौथा, यह 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है। 2/3 बहुमत के आधार पर अगर राज्यसभा में जो है 2/3 बहुमत के आधार पर किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्यसभा ये ऐसा कर सकती है। और 249 कहता है, अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी कि लोकसभा कानून बना सकती है, बशर्ते कि 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा में वो पारित हो जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करेगा? चलिए, इसके बारे में प्रश्न है, बड़ा ही शानदार, बेहतरीन और आसान प्रश्न है। जवाब आप लोग तुरंत दीजिए। पहला कह रहा है राज्यसभा का सभापति, दूसरा कह रहा है लोकसभा का उपाध्यक्ष, तीसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, और चौथा कह रहा है संसद के सबसे वरिष्ठतम सदस्य। तो बताइए कौन करता है? वरिष्ठता क्रम में देखिए कौन करता है। देखिए, संयुक्त बैठक जब होती है मित्रों, जवाब आपका आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, मैं अब डिटेल बता रहा हूँ आपको। तो जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों, किसकी संयुक्त बैठक? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ये अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति आहूत करते हैं। अध्यक्षता करता है हमेशा स्पीकर। कौन सा स्पीकर? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष जिसे कहा जाता है, या लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जिसे कह सकते हैं, अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोस्तों लोकसभा का ही उपाध्यक्ष करेगा। उसकी भी अनुपस्थिति है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और वह भी अनुपस्थित अगर है दोस्तों तो जो संसद के सदस्य हैं वे लोग आपस में से मिल करके किसी सदस्य को जो निर्णय लेंगे, जिसका भी निर्णय लेंगे उसकी अध्यक्षता वही करेगा जिसका वो निर्णय लेंगे। मतलब यानी कि संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यानी जो सदस्य लोग उपस्थित होंगे दोस्तों संयुक्त बैठक के, वो लोग निर्णय लेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है और राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है, तब ये निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। तो ये है आपका, तो कह रहा है इसमें लोकसभा का उपाध्यक्ष, और तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। तो नहीं भाई, ये नहीं होता है आपका, ये गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हो सकता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो सकता है, राज्यसभा का सभापति नहीं, राज्यसभा का सभापति नहीं होगा यार। यहाँ पे पूछा है प्रश्न आपका क्या है, कह रहा है ना कि कौन नहीं करता है, इसमें से आपको प्रश्न पूछा है कि अध्यक्षता में से कौन करेगा,
तो उसमें से आप करेंगे तो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति करेगा या लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। तो यहाँ पर आपका सीधा सा आपका दिया हुआ है, क्रम में कह रहा है सीधा। देखिए आपको फिर से एक बार देख लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं है तो। अगर वह भी नहीं होता तो संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य नहीं करेंगे, जब उनको जिनको चुनेंगे सारे सदस्य उपस्थित उन्हीं को किया जाएगा दोस्तों। तो यही आपका आंसर, ये दूसरा करेक्ट हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मदें भारत की संचित निधि से सम्मिलित नहीं होती हैं? यानी कि भारत की जो संचित निधि है भाई ना, भारत की संचित निधि में शामिल कौन सी निधि नहीं होगी, ये आपको बताना है। तो ये बात जान लीजिए कि भारत की संचित निधि के बारे में जो बताया गया है वो आपका किस आर्टिकल में बताया गया है? भारत की संचित निधि के बारे में आपको भारत की संचित निधि के बारे में अनुच्छेद 266 के तहत बताया गया है। भारत की संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद जो है किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि यह एक ऐसी निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ यानी जो प्राप्त किए जाते हैं उधार ली जाती हैं, जिसमें सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 266 जो है किससे रिलेटेड है दोस्तों? बताइए, संचित निधि से रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है कि भारत की संचित निधि में सम्मिलित नहीं है। अब जरा जान लीजिए कि 266 के तहत भारत में संचित निधि में शामिल क्या क्या हैं, फिर आप इसका जवाब देने की अच्छी स्थिति में होंगे। और जो व्यक्ति जानते हैं, जो मित्र हमारे जानते हैं, वो जवाब दें, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। चलिए प्रश्न देखता हूँ। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व कह रहा है पहला, भारत सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व यानी सभी राजस्व जो प्राप्त होता है वो। दूसरा कह रहा है भारत सरकार द्वारा लिया गया ऋण। तीसरा कह रहा है भविष्य निधि जमा, तीसरा ये कह रहा है। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा वो कौन सा जवाब हो जाएगा? भारत का जो है क्या जवाब होगा? तो जरा हम आपको बता दें, फिर तब तक आप जवाब दीजिए इसको। क्या क्या संचित निधि में शामिल किया जाता है दोस्तों? तो भारत की संचित निधि में आपका जो शामिल किया जाता है, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व को सम्मिलित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण भी सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऋणों के पुनर्भुगतान से सरकार को प्राप्त धनराशि को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, संचित निधि में। लेकिन भविष्य निधि जमा जो है यह इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर इसके बाद उपयुक्त सभी दे रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोनों शामिल किए जाते हैं। और तीसरा मैंने पढ़ दिया, क्या बताया आपको पढ़ के? मैंने बताया ऋणों के पुनर्भुगतान से सरकार को प्राप्त धनराशि जो होती है वो हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुल आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 266 में किसके बारे में? भारत की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जवाब भी बहुत सटीक आना चाहिए आपका, ऐसी अपेक्षा करता हूँ आपसे। भारत की संचित निधि द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में मतदान नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारित व्यय नहीं है? तो पहली बात आप जान लीजिए कि भारित व्यय क्या होता है। अनुच्छेद 113(1) में दिया है भारित व्यय के बारे में। ये आर्टिकल आप लोग इसमें देख लेंगे। चलिए, तो आपको मैंने भी बताया कि अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि के बारे में बताया गया है। लेकिन ये प्रश्न जो आपका है वो कह रहा है कि संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में मतदान नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। तो जान लीजिए कि अनुच्छेद 113 यह उपबंध करता है। क्या है? अनुच्छेद 113(1) यह उपबंध करता है कि संचित निधि पर भारित व्ययों में क्या हो सकता है कि लोकसभा में यानी संसद में मतदान नहीं हो सकता है दोस्तों। यानी कि वो बिल्कुल अस्थायी है, उसके बारे में जो निर्धारित है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। जरा सा आप जान लीजिए कि संचित निधि पर भारित क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप जान लीजिए कि उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों की जो पेंशन है ना दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक क्षय आदि जो चीज़ें आती हैं वो भारत की संचित नीति पर भारित होती हैं और इस पर किसी भी तरह का जो है मतदान नहीं किया जा सकता है, ये बात आपको बताई गई है। और अनुच्छेद 113 ये कहता है कि संचित निधि पर जो व्यय हो रहे हैं, जिन पे व्यय किए जा रहे हैं, उस पर लोकसभा मतदान नहीं करेगी, मतलब संसद में मतदान नहीं किया जाएगा। वो अनुच्छेद 113 प्रतिबंधित करता है मतदान नहीं होने के लिए, ठीक है। ये सुविधा देता है कि मतदान करने की ज़रूरत नहीं है और सीधे जो है वो भारित व्यय है वो बिल्कुल खर्च होगा उसी पर। मैंने अभी आपका जिक्र किया, तो प्रश्न में वही चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों कि किसके बारे में है कि नहीं है। चलिए प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल है, ये व्यय जो है भारत की संचित निधि पर व्यय है, ठीक है। दूसरा कह रहा है लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, यह भी व्यय है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, यह भी है आपका। भारत के महालेखा परीक्षक का वेतन, ये मैंने आपको बताया अभी कि नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अभी जो आपको बताई सारी बातें, उसमें मैंने कहीं जिक्र नहीं किया कि महान्यायवादी का वेतन उसमें दिया गया है। तो महान्यायवादी का वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। न्यायवादी को जो वेतन दिया जाता है, संसद के दोनों सदनों में बोलने के लिए उसको कार्रवाई दी जाती है, ठीक है। और महान्यायवादी का जो वेतन है वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। महान्यायवादी का वेतन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। ये आपको जवाब देना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, किसके संदर्भ में, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको ये आपको बताना है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इसके सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष ऑब्लिक राज्यसभा का सभापति संबंधित सदन के सदस्यों से करते हैं। पहला ये स्टेटमेंट आपका है। क्वेश्चन में पूछा है गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। गलत कथन का चयन करना है आपको, यहाँ पर ये बताना है। तो आपका स्टेटमेंट पहला दे रहा है, तो क्या ये गलत है या सही है। इसके सदस्यों का, ठीक है, इसके सदस्यों का मनोनयन लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा का सभापति संबंधित सदन के सदस्यों से करते हैं। दूसरा कह रहा है इसमें यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। तीसरा कह रहा है लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम बार 1921 में किया गया था। और चौथा कह रहा है लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें से 15 लोकसभा से आते हैं आपके और 7 राज्यसभा से आते हैं। तो जवाब आप लोगों का आ जाना चाहिए मित्रों। पहला जवाब देखिए, मैं यहीं से बैक आपको बता रहा हूं कि ये जो लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा और राज्यसभा 7 राज्यसभा से होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम बार 1921 में किया गया, यह भी बिल्कुल करेक्ट सही है, आपका जवाब सही है। इसमें आपको गलत केवल बताना है। तो इसमें आप देखिए दूसरा कह रहा है यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति नियंत्रक कैग के बारे में बताया गया है और कैग का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में बताया गया है दोस्तों। पहला कह रहा है इसके सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष ऑब्लिक राज्यसभा का सभापति संबंधित सदन के सदस्यों से करते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है आपका है।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो विपक्षी दल होता है उसका जो विपक्षी दल, इसका मतलब अध्यक्ष जो होता है, विपक्षी दल का नेता जो होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी विपक्षी दल के किसी व्यक्ति को वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है, वहाँ का मतलब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति, राज्यसभा का सभापति संबंधित सदन के सदस्यों से करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो लोक लेखा का निर्वाचन, समझ रहे हैं ना, निर्वाचन संबंधी सदन के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाता है। ठीक है, अपने सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। 22 सदस्य कुल टोटल होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लिए जाते हैं। और एक बात ये भी है कि कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मंत्री जो मिनिस्टर है वो लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये क्या है, परिसीमन के बारे में बता रहा है दोस्तों। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट आपका गलत बताना है आपको। ठीक है, कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन ले लीजिए। भारत का निर्वाचन परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर है, बिल्कुल सही है। भारत का जो परिसीमन किया गया है वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपका दिया हुआ है। दूसरा देख लीजिए, कह रहा है 2003 में लागू किए गए एक विधि के जरिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का आधार बदलकर 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना कर दिया गया है। बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत के परिसीमन से संबंधित 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लागू किया गया था और उपरोक्त में, चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो कह रहा है 89वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों कह रहा है परिसीमन से संबंधित अधिनियम 2003 में लागू किया गया था, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसमें यह है ना, जो 89वां संविधान संशोधन है दोस्तों, वह क्या कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख करता है दोस्तों। ये अधिनियम इससे रिलेटेड नहीं है, किससे, परिसीमन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और परिसीमन से रिलेटेड जो अधिनियम आपका है वो 87 का है, 87। तो भारत में परिसीमन से संबंधित अधिनियम 87 में संशोधन अधिनियम को 2003 में लागू किया गया था। तो ये 87 परिसीमन से रिलेटेड है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं आपका है। तो ये आपका किससे संबंधित है, SC और ST, SC ST। ठीक है, SC ST जो अधिनियम जो आयोग का जो गठन के बारे में कहा गया है, तो जो 338 है ना दोस्तों, 338 ये अनुसूचित जाति आयोग के गठन के बारे में प्रावधान करता है। और 338 का ना बेटा, ये क्या करता है, अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, तो इस नाते ये बात मैंने आपको इसके बारे में बता दी। और ये वहाँ पर जो 89वां संविधान संशोधन कह रहा था, जबकि वहाँ पे 87वां हो जाता तो सही हो जाता। 89वां जो है SC ST आयोग से संबंधित है आपका। ठीक है, चलिए, तो ये गलत हो गया, बाकी तो आपका सब सही है, कोई नहीं इसमें दिया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, 7 नंबर का प्रश्न आपका है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी सब सुमेलित होंगे दोस्तों। पहला कह रहा है सार्वजनिक उद्यम समिति के बारे में कह रहा है, और वित्तीय समिति है ये इसके बारे में कह रहा है, क्या सही है क्या? फिर दूसरा कह रहा है शेयर बाजार घोटाले पर गठित समिति, तदर्थ समिति। तीसरा कह रहा है, क्या ये सही था क्या दूसरा? तीसरा कह रहा है नगर विकास समिति, इसका कह रहा है विभागीय स्थायी समिति है। तीसरा कह रहा है विशेषाधिकार समिति, और ये अस्थायी समिति है। तो जरा बताइए दोस्तों कि क्या इसमें कौन से सही है, कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला आपका सार्वजनिक उद्यम समिति वित्तीय समिति है, करेक्ट है आपको। दूसरा कह रहा है शेयर बाजार घोटाले पर गठित समिति तदर्थ समिति है, बिल्कुल सही आपका है।
घोटाले की जांच करके और फिर ख़त्म हो जाएगी समिति। इस नाते आप इसके भाव से ही समझ सकते हैं आपको, और अगर पढ़ा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा आपका है नगर विकास समिति, विभागीय अस्थायी समिति है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा कह रहा है विशेषाधिकार समिति, और इसको कह रहा है अस्थायी समिति, जबकि ऐसा नहीं है, जांच समिति है, ये जांच समिति है और ये अस्थायी समिति है, जांच समिति। ठीक है, ये जान लीजिए। अस्थायी समितियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। थोड़ा मैं आपकी चर्चा कर लेना चाहूँगा। अस्थायी समितियों को कितने भागों में किया गया है दोस्तों? 6 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन है विभाजित किया जा सकता है या रखा गया है, ऐसे कह सकते हैं। पहला है वित्तीय समिति। अस्थायी समिति जो होती है वो वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति आपकी होगी। दूसरा विभागीय स्थायी समिति होगी। तीसरा जांच समितियां होंगी, यानी जितनी भी जांच समितियां वो अस्थायी समितियां होंगी। चौथा होगा आपका दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां जितनी भी होंगी वो भी अस्थायी समितियां होंगी। पांचवा आपका है सेवा एवं सदन समितियां, ये भी आपकी 5वीं समितियां होंगी, अस्थायी समितियां होंगी। और छठा आपका होगा परीक्षण एवं नियंत्रण हेतु समितियां। ठीक है, तो इस तरह से कुल 6 समितियां हैं जो अस्थायी समितियां हैं मित्रों। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, जिससे प्रश्न एग्जाम में आए तो बिल्कुल आप सही करके आएँ। कार्यपालिका का संसदीय नियंत्रण को कम करने वाला निम्न में से कौन सा कारक है? ठीक है, क्या कह रहा है? कार्यपालिका का संसदीय नियंत्रण को कम करने वाला निम्न में से कौन सा कारक है, यानी कार्यपालिका का संसदीय नियंत्रण को कम करने वाला कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कह रहा है क्या? पहला कह रहा है गिलोटिन, दूसरा कह रहा है प्रत्यायोजित विधान, और तीसरा कह रहा है अध्यादेश, चौथा कह रहा है आपका उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है जब आप इसमें से कौन सा कारक है। ठीक है, तो ये बताना है, सभी हो जाएगा दोस्तों, सभी है। निम्न में से कौन सा कारक है पूछा है, किस चीज़ के लिए कारक पूछा है? नियंत्रण करने के लिए। तो भाई अध्यादेश, जैसे कह रहा है कार्यपालिका का संसदीय नियंत्रण के बारे में कह रहा है, तो कार्यपालिका का संसदीय नियंत्रण को कम करने वाला निम्न में से कौन है? बिल्कुल है दोस्तों, अध्यादेश है जो है नियंत्रण को कम करता है, ये गिलोटिन है और प्रत्यावेदन विधान है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। और गिलोटिन क्या चीज़ होता है ये भी जान लीजिए। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है दोस्तों, जैसे भीड़ भाड़ में या जल्दीबाजी में बहुत सारे मुद्दे रहते हैं और कुछ मुद्दों पे जो चर्चा नहीं हो पाती है, तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए गिलोटिन प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है, कोई एक मुद्दा छूट जाता है, यानी बहुत सारे मुद्दे उसमें होते हैं, कोई विधेयक अगर आया है तो उसमें बहुत सारी बातें होती, किसी बिंदु पर चर्चा नहीं हो पाई है। ठीक है, तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है, जो है दबाव, संसदीय नियंत्रण को कम करने वाला है ये। ठीक है, संसदीय नियंत्रण को, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो संसद के पास विशाल एवं जटिल प्रशासन को नियंत्रण करने तथा विधि बनाने का न तो समय है और न ही विशेषज्ञता है। अतः प्रत्यायोजित विधान जो कि होता है, प्रत्यायोजित विधान द्वारा कार्यपालिका विधायी शक्ति का प्रयोग कर विधि बनाती है, जिससे संसद की भूमिका कम हो जाती है। ठीक है, जिससे संसद की भूमिका कम हो जाती है इसमें। ये इसका आपको प्रत्यायोजित विधान का मतलब जो है आपका सेंस आपका निकल करके है। और अध्यादेश तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि संसद के सत्रावसान की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पारित कर संसद की विधायी निर्माण शक्ति को कम करता है। ठीक है, विधायी निर्माण शक्ति को कम करता है। तो यहाँ कार्यपालिका संसदीय नियंत्रण को कम करता है। भाई सीधी सी बात, अध्यादेश ले आएंगे जब आप, ये बताइए जरा, तो इसमें संसदीय नियंत्रण कहाँ रहेगा? ये तो बिल्कुल समझ रहे होंगे। अध्यादेश तो जब कोई सत्र में ना हो तो तुरंत ले आके कानून बना दो, तो उस पर इस वाले पे कहाँ संसदीय नियंत्रण दिखेगा? उसी तरह से यह प्रत्यायोजित विधान पे भी संसद का नियंत्रण, यानी बाकी विपक्ष के लोगों का नियंत्रण नहीं हो पाता है। गिलोटिन जो है ये भी आपका है, नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, और अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जो है जानते ही हैं 123 के माध्यम से अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं, बना देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक है? ठीक है, कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कौन सा है दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको। किसके बारे में कह रहा है? ब्लैंक चेक किसे कहा जाता है? लेखानुदान को, प्रत्यानुदान को, अनुपूरक अनुदान को और
अपवादानुदान को इनमें से कौन है? तो दोस्तों जवाब आपका आ चुका होगा मुझे लगता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी प्रत्यानुदान को जो होता है ये दोस्तों क्या होता है, ये ब्लैंक चेक होता है प्रत्यानुदान। और प्रत्यानुदान क्या होता है कि किसी आकस्मिक और तुरंत आवश्यकता वाले मद पर खर्च करने से ये संबंधित होता है। ठीक है, आकस्मिकता और तुरंत आवश्यकता वाले खर्च पर जो है पर खर्च करने वाला ये धन होता है, से रिलेटेड होता है। लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया इसे ब्लैंक चेक कहा जाता है दोस्तों, प्रत्यानुदान को। ठीक है, और ये कब निकाला जाता है? किसी आकस्मिक और तुरंत आवश्यकता की कोई धन की जरूरत होती है तो ये धन जो है, जो रखा जाता है, जो निकाला जाता है इमरजेंसी की स्थिति में, तत्काल की जरूरत होती है, उसे प्रत्यानुदान कहते हैं। इसी को ही ब्लैंक चेक कहते हैं कि जितना भर लो, जितनी ज़रूरत हो उसको इमरजेंसी में निकाल लो अपना। ठीक है, लेकिन ये है, इसके लिए कंडीशन ये बनती है कि जो आपकी वहाँ पर आकस्मिकता होनी चाहिए, यानी कि कोई विशेष आवश्यकता हो, ये आप दिखाना होगा। और लेखानुदान तो आप जानते ही हैं दोस्तों, लेखानुदान के बारे में आप जानते हैं, भारत की संचित निधि से धन बिना विनियोग विधेयक के पारित किए हुए निकाला जा सकता है और इसे पारित होने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। इसलिए सरकार को 2 महीने के खर्च के लिए लेखानुदान के माध्यम से धन को दिया जाता है। ठीक है, लेखानुदान से धन को दिया जाता है, ये सरकार को मतलब एक तरह से धन प्राप्त करने की व्यवस्था है। और अनुपूरक अनुदान किसे कहते हैं दोस्तों, ये तीसरा आपका जो दिया हुआ है, इसके बारे में भी देख लीजिए। संसद द्वारा यह धन अनुपूरक अनुदान तब स्वीकार किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु अपर्याप्त पाई गई हो। ठीक है, किसी चीज़ के लिए जिस निधि में धन खर्च हो रहा है उसके लिए उस वर्ष के लिए अपर्याप्त स्थिति हो तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से वो कार्य कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गया। और अपवादानुदान मतलब क्या होता है? अब विशेष प्रयोजनों के लिए मंजूर किया जाता है, इसको जानते हैं क्या? विशेष प्रयोजन को, विशेष मकसद को ध्यान में रख करके इसका प्रयोजन किया जाता है। जैसे सरकारें कह देती हैं कि हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे भाई, हम किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, तो ये विशेष प्रयोजन हो जाता है ना, तो उस तरह से आपको करना है। और यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, इसका जो अपवादानुदान होता है यह वर्तमान वित्तीय वर्ष से या सेवा से संबंधित नहीं होता है, तो थोड़ा सा इससे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको कोई एक आपका जवाब देना होगा। इसमें आपने 4 ऑप्शन लिए हैं और पूछा है इसमें से क्या, 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है, तो कोई एक गलत होगा आपका। ठीक है, कोई एक गलत होगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। स्थगन प्रस्ताव के बारे में, यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आपका, यह प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है, यह सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है, स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 20 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो जवाब मुझे लगता है आप लोगों का आ गया होगा। स्थगन प्रस्ताव से संबंधित आपके बारे में बात पूछा गया, स्थगन प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लो, यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। बिल्कुल स्थगन प्रस्ताव यही करता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपका हो गया है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, यह कह रहा है, यह प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही है आपका। और तीसरा कह रहा है, सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह भी सही है। और चौथा कह रहा है, स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, जो कि गलत है। यहाँ पर 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। क्या होता है? 50 सदस्यों का, ठीक है, सदस्यों का समर्थन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। कम से कम जब भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो 2.5 घंटे से कम नहीं होगी। यानी कि समझ रहे हैं कितना मिनट हो गया?
समझ लीजिए कितना हो गया, तो 6 दूनी के 12 3 15 यानी 150 मिनट का होता है दोस्तों। 150 मिनट का क्या होता है, हस्तगत प्रस्ताव पर चर्चा होती है। इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा की ही होगी टाइमिंग, यानी कम से कम 2.5 घंटे पे इस पर चर्चा चलेगी, 2.5 घंटे से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हैं। चलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोगों को जानते रहना चाहिए, और मज़ा आ रहा है आप लोगों को प्रश्न करने में दोस्तों। एंजॉय करिए एग्ज़ाम को, और ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं जो आपको हिला के रख देंगे, लेकिन आप अगर प्रश्न किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न को हिला देंगे, अन्यथा आप हिल जाएंगे। और आपको बिल्कुल निडर होकर के, अडिग होकर के प्रश्नों का सामना करना है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों को फेस करना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कार्य मंत्रणा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कोई गलत कथन के बारे में बताना है। कोई गलत कथन एक है आपका, और कार्य मंत्रणा समिति के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। तो कार्य मंत्रणा समिति क्या करती है, इसके बारे में आप देखिए। पहला कह रहा है यह एक तदर्थ समिति है। तो अभी मैंने डिटेल बताया था दोस्तों कि कौन सी अस्थायी समिति है और कौन सी अस्थायी समिति है। तो कार्य मंत्रणा समिति जो है तदर्थ नहीं समिति है, ये दोस्तों यही गलत हो गया, ये अस्थायी समिति है, अस्थायी समिति है। तो ये पहले गलत हो गया, पूछा था कि गलत कथन का चयन करिए, तो पहले ही गलत हो गया, यानी बाकी सब सही है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। यह संसद के दोनों सदनों में अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है ये। तीसरा कह रहा है संसद का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा के अध्यक्ष सहित 15 तथा राज्यसभा के अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट अगर देखते हैं आप तो सही है आपका, ये बिल्कुल सही है आपका। लोकसभा के अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा की अगर बात करते हैं हम लोग तो पदेन सभापति समेत 11 सदस्य होते हैं। क्लियर? ओके दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप ये भी करेक्ट आंसर था दोस्तों, ये सही था आपका। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वास्तविक वित्तीय लेखा वितरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा। सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा। कब प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों, बताइए। क्या कह रहा है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा वितरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करे, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। तीसरा कह रहा है संसद विनिश्चित करे, और चौथा कह रहा है वित्त मंत्री विनिश्चित करें। ये आपको बताना है। तो बताइए जवाब फट से दोस्तों। तो देखिए जब भी कोई करेंगे ना, धन वगैरह की बात होगी, वित्त की होगी, तो राष्ट्रपति से ही पूछेंगे दोस्तों ये लोग। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि घर के सबसे प्रमुख है ना, भारत की जो संसद है उसके मुखिया कौन है, राष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है, तो उनसे पूछ करके ही सारा काम करेगी तो सारा काम कार्यपालिका, लेकिन पूछेगी उनसे ज़रूर। तो यहाँ पूछने की बात थी, तो बिल्कुल राष्ट्रपति महोदय को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग अपना कोई काम करने से पहले अपने बुजुर्गों से पूछ लेते हैं, उसी तरह से बड़े बुजुर्गों से पूछना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, भारत सरकार के संविधान के अधीन लोक लेखा समिति किस लिए नहीं होती है। इसमें से बताना है आपको कौन सा किसके लिए नहीं होती है, ये बताना है। किसके लिए, कौन सी समिति के बारे में कहा है दोस्तों, लोक लेखा समिति के बारे में कहा है, किसके लिए नहीं होती। पहला कह रहा है सदन द्वारा भारत सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदान के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना। ठीक है, दूसरा कह रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए वितरण की समीक्षा करना। तीसरा कह रहा है सुझाव देना कि संसद के प्राक्कलनों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। और चौथा कह रहा है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इनमें से 15 जो है सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो चलो अब बताइए आप लोग हमको कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। इसमें प्रश्न आपको बताना था कि लोक लेखा समिति किस लिए नहीं होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो दे रहा था दोस्तों, ये बिल्कुल आप पढ़िए इसको। सदन द्वारा भारत सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करता है, बिल्कुल जांच करता है भाई लोक लेखा समिति, उसका यही काम ही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए वितरण की समीक्षा करता है, बिल्कुल ये भी सही करता है। ये इसकी जो दिए गए वितरण होते हैं उनकी समीक्षा करता है दोस्तों। तीसरा कह रहा है सुझाव देना कि संसद में प्राक्कलनों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। नहीं भाई, सुझाव नहीं देता है, ये तो बिल्कुल वित्तीय समिति है तो उसके लेखा जोखा रखती है और उसके बारे में बताती है।
ठीक है। और चौथा आपका है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, और ये भी बिल्कुल सही है आपको, और 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर का प्रश्न जो आपका है वो क्या कह रहा है, भारत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के बारे में इनके कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है भैया, राष्ट्रपति बुलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, 108 के तहत बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत। चलिए इतनी बात तो आप जान ही गए। चलिए आगे बात करते हैं। यह दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निवारण हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला समर्थक कर उपबंध है। ठीक है, समर्थक कर उपबंध है, बिल्कुल आपको बताइए, जवाब बता दे रहा हूँ यहीं पे, सही है भाई। ये दूसरा ले लीजिए, सही है बिल्कुल, राष्ट्रपति को शक्ति देता है। अगला है क्या, राष्ट्रपति को शक्ति देने का मतलब है क्या कि जब लोकसभा दोनों और राज्यसभा दोनों संयुक्त रूप से करेंगे और उसमें समिति के माध्यम से जो रिपोर्ट आएगी आपकी, मतलब यानी कि जो वहाँ से वो निर्णय आएगा उस पर राष्ट्रपति महोदय अपना निर्णय देंगे, तो वो सशक्त करेगा भाई राष्ट्रपति को। ठीक है, ये सेंस हुआ वहाँ पे। जब लोकसभा शक्तिशाली होती तो राष्ट्रपति भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कारण ये है कि लोकसभा जब शक्तिशाली रहेगी तो सरकार पूर्ण बहुमत में होगी और उसका फिर फायदा मिलेगा, जो भी निर्णय लेंगे राष्ट्रपति ले लेंगे उसमें से। संयुक्त बैठक के अधिवेशन होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। भाई राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपका। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है ये, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। यहाँ पर पूछा है प्रश्न, नहीं है ना, आपको प्रश्न पूछा है यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है, और तो ये फिर आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है आपको यहाँ बताना है आपको, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सही है आपका, ये करेक्ट है आपका, बाध्यकारी नहीं है। संयुक्त अधिवेशन होने वाले सदनों की आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। संयुक्त बैठकों के अधिवेशन होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। सही है। चलिए अगला चलते हैं। इसमें तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है उसमें कह रहा है इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। बिल्कुल सही है, आपको अधिसूचित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। चौथा कह रहा है इसमें लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु प्रायः इसका आश्रय लिया जाता है। नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं है। सर्वोच्चता होती तो वहीं कर लेते, या यहाँ करना तो सर्वोच्चता नहीं, उनकी मतलब मजबूरी को दिखा रहा है दोस्तों, इस नाते ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। चौथा आपका गलत है, तो बाकी सभी सब आपके सही हैं आपके। ठीक है, और आपका जो है अनुच्छेद 113 के तहत जो आपने यहाँ पर, अच्छा वो तो आपको वहाँ पे बात हो रही थी जो कि 113(1) के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी दोस्तों, जिसमें संचित निधि पर भारित होता है या नहीं होता, सदन पे चर्चा नहीं हो सकती है। 266 के तहत जो आपका संचित निधि है उस पर ये बात मैंने आपको बता दी, उस प्रश्न के बारे में। चलिए मैंने चर्चा की तो बता ही दिया आपको। और आप जान लीजिए संयुक्त बैठक जो आपकी होती है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये प्रश्न अगर आप बता पाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, संयुक्त बैठक जो है आपका, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की राष्ट्रपति महोदय 108 के तहत बुलाते हैं संयुक्त बैठक, ये किस देश से लिया गया है अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, तुरंत जवाब दीजिए। नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घबराए ना हमारे वो मित्र जो नहीं बता पा रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और आज तक जो है भारत में 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है दोस्तों। ठीक है, 1950 से लेकर के से दोनों जो सदनों की संयुक्त बैठक जो है 3 बार कुल बैठाई गई है। पहली बार जब बैठाई गई थी वो कब थी, चलो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। पहली जो है दहेज प्रतिबंध विधेयक जो है 1960 में आया था। 1960 में दहेज प्रतिबंध विधेयक आया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आया हुआ था दोस्तों। तो पहली एक संयुक्त बैठक वहाँ की गई थी। दूसरी संयुक्त बैठक जो की गई थी 1977 ईस्वी में की गई थी, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, और बैंक सेवा आयोग विधेयक के संदर्भ में की गई थी। किसमें? बैंक सेवा आयोग के बारे में बैठक की गई थी। और तीसरी जो बैठक की गई दोस्तों वो आपको की गई थी 2002 में, आपको 2002 में की गई थी। आतंकवाद निरोधी कानून जो की है पोटा के तहत 2002 उसमें आपको किया गया था। तो उस समय जो आपकी मनमोहन सिंह की सरकार थी
संभवतः वो आपका यहाँ पर है। वैसे उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन पोटा के संदर्भ में आपको आतंकवाद निरोधी कानून जो आया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2002 में किया गया था। ठीक है, तो ये 2002 में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान 3 बार किया गया, 1960 में किया गया है, 1977 में, और 2002 में किया गया है। 2002 में पोटा को लेकर के था, और 1977 में जो था तो वो बैंक सेवा आयोग से संबंधित जो है, दोनों सदनों में सामंजस्य नहीं होने की स्थिति में उनको संयुक्त बैठक की गई थी। 1960 में जो है दहेज प्रतिबंध विधेयक को लेकर के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। तो 3 बैठकें की गई हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो पहला कह रहा है 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है 40 सदस्य होते हैं, 20 राज्यसभा लोकसभा से और 20 राज्यसभा से। तीसरा कह रहा है 20 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और चौथा कह रहा है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए आंसर बता देता हूँ, 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ये आप जान लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में 30 सदस्यों की उपस्थिति होती है, जिनमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न आपको है, लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में सदन पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है लोकसभा के। पहला कह रहा है दोस्तों, 1952 में भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद उपाध्यक्ष के पद को और अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। ये पहला आपका स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, क्या ये सही है आपका स्टेटमेंट? आपको ये बताना है। दूसरा आपका कह रहा है, इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये क्या सही है क्या? चलिए दूसरा देखना है आपको। उसका निर्वाचन सदस्यों के मध्य से ही होता है। ठीक है, उसका निर्वाचन सदस्यों के मध्य से ही होता है, बिल्कुल आपको बताना है। चलिए अभी जवाब नहीं दूंगा आपको। तीसरा है, वह पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि वह सदन का सदस्य बना रहे। और चौथा कह रहा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। तो बताइए इसमें से आपको बताना क्या है कि क्या चीज़ें बताई गई हैं। प्रश्न था लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लो एक बात बताएं दोस्तों, सारे स्टेटमेंट सही हैं, बस ये स्टेटमेंट नहीं सही है। अगर यहाँ पर 1950 होता तो ये करेक्ट हो जाता दोस्तों। यहाँ 1952 दे दिया है। 1950 में भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद में उपाध्यक्ष के पद को और अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि यहाँ 52 दिया था जो कि त्रुटिपूर्ण था दोस्तों। 50 में है आपको हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में अपने रखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत शासन अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में किया गया था। ये थोड़ी स्टोरी है, मैं आपको बता दिया आपको, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1919 के अधिनियम के तहत, क्योंकि देखिए जो भी अधिनियम बने हैं 1919 का अधिनियम हो चाहे 1935 का अधिनियम हो, वो 2 साल बाद इम्प्लीमेंट होते हैं। तो वही था भारत शासन अधिनियम, जिसे आप लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी आप जानते हैं। इसी में ही क्या किया गया था, जो है 1900 उपबंध किया गया था और इसे 1921 में लागू किया गया था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वाला। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंसी एवं डिप्टी प्रेसिडेंटी को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा गया। ठीक है, यानी कि जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाते हैं वो 1935 के अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी और डिप्टी प्रेसिडेंसी को क्रमशः नाम बदल दिया गया था। ठीक है, हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 से चली आ रही थी। 1950 में लागू होने के पश्चात उपाध्यक्ष को अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। ये बात आपको दिमाग में अपने फीड कर लेनी है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है भारत की संसद के बारे में? चलिए, पहला आपका है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। क्या भाई सही है क्या? बिल्कुल नहीं बुझाएगी, नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो बिल्कुल सही है भाई आपका।
क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनती है, सही है। फिर क्या कह रहा है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं भाई, 2 होते हैं ना एंग्लो इंडियन वाले, हालांकि अब नहीं रहेंगे 2024 के मतदान के बाद, मतलब चुनाव के बाद से, अभी तो हैं ही। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, कह रहा है ये गलत हो गया, पूछा था कि हमसे गलत नहीं है, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी अब देखिए 2 सही हो गए, 1 सही हो गया। अब देखिए अगला, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, कभी भंग कर पाएंगे आप, नहीं भाई, हमेशा क्या 2 साल में क्या हो जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं पेंशन पे चले जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और चौथा कह रहा है, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए, राज्यसभा में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, बिल्कुल 12 सदस्य होते हैं भाई, उसमें बताने की जरूरत क्या है, आप लोग तो वैसे ही बहुत अच्छे जानकार हैं, ठीक है। किन किन क्षेत्रों से होते हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, फट से तो लिख दीजिए दोस्तों, बताइए जरा से कौन कौन से होते हैं। तो आप जान लीजिए, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से। कहाँ से होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से, 4 क्षेत्र से आते हैं दोस्तों, ठीक है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, ठीक, ओके, ये बात आपको आपके लिए ज़रूरी है। और राज्यसभा जो अस्थाई सदन है ना, ये किसके बारे में, किस आर्टिकल में बताया गया, ये बता दोगे क्या, बता दो भाई, जान जाए तुम लोगों को, बहुत अच्छे हो, बता दो किस में है विधवा, जो कहा गया कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, बता दो आप लोग। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का, जल्दी करो बेटा। चलो आ गया तुम लोगों का जवाब, बहुत अच्छा रहा, जिसने भी दिया बहुत अच्छा प्रयास किया दोस्तों। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 83-1 है, समझ गए ना दोस्तों। चलिए, मैं कोई भी चीज़ सस्पेंस नहीं रखता हूँ जब तक कि आप लोग बदमाशी ना करिए, बदमाशी नहीं करते हैं तो जवाब तुरंत मिलता है आपको। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। लोकसभा का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक। पहला कह रहा है विचार विमर्श और कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन को अवरुद्ध करने का अधिकार। ये भाई क्या है, विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो ये तो विशेषाधिकार है, बिल्कुल ऐसा ही है, विशेषाधिकार है। देखिए बड़ा प्रश्न है, तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको बता दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि उनको बोरियत ना महसूस हो। और आप लोग बुरा मत मानिएगा, आंसर क्यों बता देते हैं, अगर आपको देखना है तो पॉज करके वीडियो कृपया देख लीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका अन्य व्यक्तियों को आकर्षित करने परिचितों को दीर्घायु से कभी भी अपरिवर्जित करने का अधिकार। तीसरा आपका है अपने विशेषाधिकारों के हनन के लिए सदस्य और बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार। और चौथा आपका दे रहा है इसमें, तथापि जो भी संसद की दीवारों के भीतर कहा अथवा किया गया उसकी न्यायालय में जांच की जा सकती है। अरे भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी पद और गोपनीयता की शपथ इसी नाते लेते हैं कि संसद के अंदर जो होगा उसको नहीं लेंगे, क्योंकि जानते हैं एक तो देखिए जब कोई भी मंत्री बनता है तो 2 शपथ लेता है, एक पद की लेता है, दूसरी गोपनीयता की लेता है। तो ये तो बता देगा तो भैया गोपनीयता भंग हो जाएगी, और गोपनीयता भंग हो जाएगी तो क्या होगा, नौकरी चली जाएगी, मंत्री पद चला जाएगा, ठीक है। तो गोपनीयता कुछ नहीं होता, तो इस नाते मतलब गोपनीयता बनाए रखनी होती है, ठीक है। आप भी जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे ही कुछ हुआ नहीं कि आपने पूरी सरकार की नीतियां ही उड़ेल के रख दी, पता चला कि आपके खिलाफ जांच बैठ जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और टर्मिनेशन हो जाएगा और बहुत बहुत कुछ हो जाएगा। इस नाते गोपनीयता बिल्कुल बनाए रखिए, गोपनीयता को कतई भंग नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 जो कहता है वो क्या कहता है, संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित ही है आपका, ठीक है। संसद के विशेषाधिकार जो दिए गए हैं, अनुच्छेद किसमें दिए गए हैं, आपके 105 में वर्णित किया गया। कितने में वर्णित किया गया, 105 में। और इसमें क्या है, संसदीय विशेषाधिकारों को 2 भागों में आप विभक्त कर सकते हैं दोस्त, एक तो सामूहिक विशेषाधिकार होता है और दूसरा व्यक्तिगत विशेषाधिकार। बता दूं क्या कि क्या होता है सामूहिक और क्या होता है विशेषाधिकार, चलिए बता ही देते हैं भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं तो बता देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और सामूहिक विशेषाधिकारों में अगर हम बात करेंगे तो कौन से होंगे, कार्रवाई चलाने का अधिकार होगा, तो भाई सभी लोग रहते हैं इसमें, ठीक है। तो सामूहिक रूप से कार्रवाई चलाने का अधिकार ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा विशेष, सामूहिक विशेषाधिकार हो जाएगा। बहस और कार्रवाई के प्रकाशन
प्रकाशन का जो है यौम उसके प्रकाशन को रोक मतलब जो है कार्रवाई का प्रकाशन और प्रकाशन रोकने का प्रावधान जो है ये भी उसके अंतर्गत विशेषाधिकार के अंतर्गत है, सामूहिक विशेषाधिकार है। और अगला जो आपका हो सकता है वो क्या हो सकता है, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार जो है ये सामूहिक अधिकार के तौर पे है आपका। फिर इसके अलावा है विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार जो है ये भी आप कर सकते हैं। अपने परिसर के भीतर सभी मामलों में विनियमित करने का जो अधिकार है ये भी आपका है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये तमाम सारे अधिकार जो आपके हो जाएंगे ये अधिकार आपके हैं। और एक और अधिकार ले लीजिए आप लोग सामूहिक अधिकार में, साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार है। साधारण वारंट है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन और अनुच्छेद 21 में से स्वतंत्रता नहीं प्रदान करती, ये बात ध्यान रखिएगा। साधारण वारंट में गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती, लेकिन पता चला कि आपने किसी का आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर दिया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीन ली है, तब तो भैया आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ जाना चाहिए, यानी संसदीय विशेषाधिकार आपको रोक नहीं पाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। आइए भाई अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ और भी बातें कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है जो कि धांसू प्रश्न है आपका है। अब इसका जवाब आप बहुत धांसू अंदाज में दीजिए दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों में से संबंधित उपबंध हैं। ठीक है, संबंधित उपबंध हैं। ठीक है, तो धन विधेयक किस विधेयक में दिया, किस आर्टिकल में किया गया है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। अनुच्छेद कितना है, 110 में दिया गया है। कितना में, 110 में सीधे लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 110। क्या कर रहे हो भैया, चलो 110 अनुच्छेद 110 हो गया। ठीक है, 110 में क्या हो रहा है कि धन विधेयक के बारे में किया गया है। प्रश्न कह रहा है क्या कि धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपबंध हो। किससे संबंधित उपबंध हो तो उसे धन विधेयक समझा जाएगा। पहला कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों में से संबंधित उपबंध हो। तो क्या कूट में है क्या ये, नहीं कूट में नहीं है। कोई एक प्रश्न इसका जवाब देना है आपको। संबंधित आपका कह रहा है कि उपबंध है। ठीक है, तो आपको बताना है कि संबंधित उपबंध है। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपबंध है। तो धन विधेयक समझा जाएगा तो कैसे समझा जाएगा, कौन सा उपबंध होगा। पहला कह रहा है किसी कर का अधिरोपण परिवर्तन एवं विनियमन। तो क्या धन विधेयक है, बिल्कुल विधेयक है आपका, धन विधेयक ही आपका समझा जाएगा भाई। दूसरा कह रहा है सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, ये भी आपका धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि को अभिरक्षा करना, अभिरक्षा, ये भी आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगा, कोई धन विधेयक समझा जाएगा, ये धन विधेयक हो जाएगा। जुर्माना या अन्य शास्तियों, क्या शब्द है यहाँ पर, शास्तियों। ठीक है, शास्तियों, ये डबल सर लिख दिया गया है दोस्तों, शास्तियों, तो यहाँ पर एक सर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एक सर हटा दीजिए। शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या कई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध। ठीक है, ये संदाय का उपबंध तो ये आपका नहीं होगा, बाकी सभी आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। प्रश्न में आपका था कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित में से कौन से उपबंध हैं, कौन से उपबंध हैं। तो ये सभी में उपबंध होंगे तो धन विधेयक माने जाएंगे। पहले से दूसरे तीसरे में जो दिया है आपको सभी ये धन विधेयक माने जाएंगे, ये धन विधेयक नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। 20वां और लास्ट आज का प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी एक अच्छी समझ बनी होगी। 20वां प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्पीकर की शक्ति के बारे में बता रहा है दोस्तों, कौन सा एक कोई सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बताना है, कौन सा सही नहीं है और बाकी कोई सही होगा। तो कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रहा है, तो कोई एक सही नहीं है स्पीकर की शक्ति के बारे में। चलिए स्पीकर की शक्तियां तो आप सभी जानते ही होंगे। चलिए पहले बात करता हूं, सदन में व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया को विनियमित करने में अध्यक्ष का आचरण किसी न्यायालय के अधिकारिता के अधीन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। स्पीकर जो चाहे वो अपने अंदाज में काम कर सकता है, उसको न्यायपालिका में नहीं ले जाया जा सकता है। बिल्कुल सही आपका है, यहाँ पे सही पूछा था ना। अरे कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये सही है दोस्तों। ठीक है, अब सही नहीं है
दूसरा है अपने सदन की अध्यक्षता करने के अलावा भी अध्यक्ष के पास कतिपय शक्तियां होती हैं, जैसे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। बिल्कुल करता है भाई, ये तो पावर होती है। अभी पिछले प्रश्नों में इसकी चर्चा हुई थी, तो आप लोग इसका जवाब हमको दे दीजिए। बिल्कुल करेक्ट है आपका। तीसरा कह रहा है आपको, और आर्टिकल भी बता सकते हैं क्या कि किस आर्टिकल के तहत ये प्रयोग करके मतलब अध्यक्षता करता है सबकी। तो आर्टिकल 118(4) में है दोस्तों। चलिए 118(4) लिख लीजिए कहीं पे। अभी मैंने पिछले प्रश्न पे संभवतः चर्चा की थी। 118(4) के तहत संयुक्त सदन की जो होती है उसकी अध्यक्षता 118(4) के तहत राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस दौरान उसके पद से उसे पद से हटाने हेतु संकल्प विचाराधीन है, अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा किंतु उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा और कोई मतदान का अधिकार नहीं होगा। बोलने का अधिकार नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है दोस्तों? बोलने का अधिकार तो होगा ही होगा। ठीक है, ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। चलिए गलत कर दीजिए, गलत हो गया। और बाकी इसमें से ये चीज़ें थी, तो थोड़ी सी आप इसके बारे में जान लीजिए कि जो अनुच्छेद 95 है ना दोस्तों, आर्टिकल 95, कितना 95, लोकसभा के जो संविधान में अनुच्छेद जो 95 दिया है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्तियों से संबंधित प्रावधान करता है। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करने का जो प्रावधान करता है वो आर्टिकल 95 करता है। कौन करता है? 95 के तहत करता है। सदन की कार्रवाई का संचालन करने के लिए वह नियम का निर्वहन करेगा तथा सदन की प्रक्रिया विनियमित करने तथा व्यवस्था रखने में उसकी शक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की सकती है, न्यायालय के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता। मैंने अभी आपको स्पष्ट रूप से बताया था, यही 95 में कहा गया है। ठीक है। और व्यवस्था रखने की उसकी जो शक्ति है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की है और अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, जो करती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को। तो बस थोड़ी से इसके लिए आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों। तो तीसरा बिल्कुल क्या है, तीसरा स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो पूछा था जिसमें, तो इसमें होना ये चाहिए कि अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, अध्यक्ष जो है पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। फिर इसमें क्या कहता है, जिस दौरान उसके पद से हटाने का संकल्प पारित तो अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, लेकिन अध्यक्षता नहीं करेगा तो पीठासीन अधिकारी नहीं हो पाएगा। यही गलत हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये गलत हो गया यहाँ पे स्टेन। तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा किंतु उसे लोकसभा में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, यानी स्पीकर के तौर पे नहीं, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे उसमें वह भाग लेगा। ठीक है, लेकिन बोलने का अधिकार भी उसको दिया जाएगा, बोलने का और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, बस इतना सा रहेगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा। ठीक है, मत भी दे सकता है वो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसको, वो केवल उसका स्पीकर को पद को लेकर के चैलेंज है ना दोस्तों, तो स्पीकर का नहीं रह जाएगा उसके ऊपर। अगर इस तरह से कोई संकल्प पारित कर दिया गया है तो स्पीकर के रूप में कार्य नहीं करेगा, लेकिन सदन में रहेगा, बात भी करेगा, मतदान में भाग भी लेगा, सारी चीज़ें करेगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका बिल्कुल तीसरा ही गलत है, बाकी सब सही हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सेगमेंट आपको भी बहुत बेहतर लगा होगा। और विधायिका के जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोगों ने इसमें भी देखी है, जो दूसरा सीरीज था, दूसरा वीडियो हम लोगों का था, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और इसी तरह से दोस्तों अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।